हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आइए मैथ्स फॉर यूट्यूब फैमिली में। मैं हूं रोहन। तो आइए बच्चों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बिना समय को गवाएं। क्योंकि आपके पास समय अब है नहीं, क्योंकि क्लास 10थ का बोर्ड में अब ज़्यादा समय बचा है नहीं, तो हम लोग इसी सीरीज़ में हम लोग आज बढ़ने वाले हैं। जैसा कि और भी सेशंस मैंने लिया है, आप देख सकते हो, मैंने मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग कई सारे टिप्स को भी जिक्र किया है। आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लोगे, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूँगा। तो बच्चों, जैसा कि आप वो देख सकते हो कि मैं आज के इस सेशन में कराने वाला हूँ एपी से रिलेटेड, क्योंकि अलजेब्रा आपका 20 मार्क्स का पूछा जाना है, जैसा कि आपको होपफुली पता होगा। तो 20 मार्क्स में मैं मानकर चलता हूँ कि 5 मार्क्स का आपको चांसेस हैं एपी से पूछे जाने का, है ना। 20 मार्क्स अलजेब्रा टोटल मिलाकर है, लेकिन जब 4 चैप्टर्स उस पर पूछे जाने हैं बच्चों, आपने देखा होगा, ठीक है। तो जो 4 चैप्टर्स पूछे जाने हैं उसमें क्या है कि एपी भी एक चैप्टर है, तो 5 मार्क्स हम लोग मान सकते हैं कि इसमें से आने वाला है। तो मोस्ट आस्क्ड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का मैं ले रहा हूं, जो कि कई बार पूछा गया है हर एक वर्ष, ठीक है। तो आप क्वेश्चन आपके सामने नोटेड है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5। तो बच्चों देखिए, थर्ड टर्म को बोला गया 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए एपी के प्रश्नों में क्या गौर करना होता है कि ए और डी, ये दो चीज़ चाहिए होता है। ए और डी क्या है, मैं फिर से इसको रिवाइज करा दे रहा हूँ। मैंने 10th का पूरा एपी का चैप्टर का पूरा सीरीज लिया है, उसका जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप निश्चित तौर से आप देख लोगे। उसमें हर एक चीज़ों को मैंने कंसेप्चुअल तरीके से और सारे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन उसमें है, स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को बताकर। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आप लोग को एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ कि हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। ए यानी कि फर्स्ट टर्म इज जो है डिनोटेड एज ए और A1, ठीक। और डी क्या होता है, डी कॉमन डिफरेंस होता है, यानी कि जितने टर्म्स एपी के सीरीज में दिए गए होते हैं उसमें टोटल टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तभी वो जाकर सीरीज हमारा एपी में कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को भी हमने उसमें सॉल्व करा है बच्चों की। डिटरमाइन द एपी, हमें यहाँ पर एपी को डिटरमाइन करना है, एपी बताना है क्या होगा जिसका थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म दिया गया है, यानी कि A3, इस तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं। A3 दिया है 5, ठीक है, और क्या दिया है, और A7 दिया है 9। कोई प्रॉब्लम, कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो देखिए अब A3 5 दिया है, तो दिस कैन बी रिटन एज A+2D। अब आप बोलोगे कहाँ से सर, ठीक है, अभी तो जो है रिवीजन सीरीज चल रहा है। A+2D आने का कारण है बच्चों, हमने देखा था AN क्या होता था, A+n-1 इंटू डी, ठीक है, A+n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर n के जगह पर क्या है 3 है, तो 3 - 1 2d हो गया, A+2d। तो ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और इधर बात कर लेते हैं, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, जब 7th टर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हम लोग लिख सकते हैं, A+6d = 9। तो ये आपका 2 हो गया क्या इक्वेशन। और हमें पता करना है बच्चों एपी। तो एपी बच्चों तभी पता हो सकेगा जब आपके पास ए और डी दोनों का वैल्यू रहेगा। बात समझ रहे हो आप लोग। तो इसी की हेल्प से जब 2 इक्वेशंस मिल गए, तो आपने पढ़ा भी था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के हिसाब से ही यहाँ पर 2 वेरिएबल्स देख पा रहे हैं, वैसे ही सॉल्व कर देना जैसे आप सॉल्व करते आए हो अपने उन इक्वेशंस को। तो आइए, तो वी हैव हम लोग के पास 2 यहाँ पर हो गए क्या बच्चों इक्वेशन, A+2D = 5 और A+6D = 9, ठीक है, जो आपका ऊपर हमने लिखा है। तो अब हम करेंगे क्या कि सबके बीच सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो इससे यह कैंसिल आउट हो जाएगा और 6 में से जाएगा 2 तो 4, लेकिन 6 का साइन माइनस है, ठीक है। 4D = -4D -9 में से 5 गया 4, डैट मीन्स यहाँ माइनस से माइनस दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होगा, 4 × 1 = 4, यानी कि आपका D का वैल्यू चला आया क्या 1। अब इसी D के वैल्यू को 1 या 2 किसी इक्वेशन में आप पुट करोगे, आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ A। देन अगर हम लोग फर्स्ट वाला ही इक्वेशन लेते हैं तो A+2 × 1 = 5, और लिखा जा सकता है A+ में, या A = 5 - इस 2 को उधर भेज देते हैं तो ये हो गया 3। तो A = भी आपको यहाँ से जो मिल गया 3 और D = 1। तो आपका सीरीज जो बढ़ेगा एपी का, तो कैसे बढ़ेगा जो है बच्चों, फर्स्ट टर्म आपका 3 हो जाएगा, सेकेंड टर्म यानी इस तरीके से हम लोग बढ़ते हैं ना, A+D A+2D इस तरीके से बढ़ते हैं, तो आपका ये सीरीज तैयार हो जाएगा एपी का। तो ये हो गया। जब सेकेंड टर्म की बात करेंगे तो यहाँ 3 + 1 4, थर्ड टर्म की बात करेंगे तो A+2D, D का वैल्यू 1 1 2 = 2 और +3 5।
तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इस तरीके से अगर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं तो a+3d होता बच्चों। तो यहाँ 3d यानी 3 + 3 6, तो ये आपका हो गया आंसर, ये आपका बना है AP, ठीक है ना। तो आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से फिर से रिवीजन हो गया होगा। अगर आप भूल गए होंगे इन चीज़ों को तो इसे आप लोग समझिए, नोट डाउन करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन बस नेक्स्ट सेकंड पे। तो बच्चों हम लोग बढ़ते हैं अपने आज के सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो कि बोर्ड पर आप देख सकते हो। फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन, इस टाइप के क्वेश्चंस भी अधिकांशतः जो है पूछे जाते हैं बच्चों, कि बताइए कि इतने मतलब किसी दो नंबर के बीच में आपको पूछेगा कितने नंबर्स हैं जो कि पूछे गए नंबर से डिविजिबल हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने होते हैं, ऐसी स्थिति में हमें स्मॉल n का वैल्यू निकालना होता है, मैं बताता चलूँ, ठीक। तो इंटीजर्स कितने हैं, तो देखिए 8 से डिविजिबल कहा है, तो हम लोग पहले पता कर लेंगे कि यह जो है 200 जो हमारा पूछा गया है, मतलब 200 जो दिया गया टर्म है और 500, तो क्या 200 को 8 से आप डिवाइड करते हो तो डिविजिबल होता है? पहले उसको तो चेक कर लो, डिविजिबिलिटी इसके और इसके बीच पूछा गया है, ठीक है बच्चों। तो देखिए यह तो डिविजिबल लग रहा है कि 8 2 16, 4 0, 8 5 40, ये तो डिविजिबल हो रहा है बच्चों, ठीक है। अब इसी तरीके से आप पता ये कर लीजिए कि 500 के बीच हो पा रहा है या नहीं, ठीक है। तो आपको 200 और 500 के बीच पूछा है, ठीक है। एक टर्म आया बिटवीन, यानी 200 और 500 को तो छोड़ना होगा, इनके बीच के बताना है। तो फर्स्ट हमारा हम देख पा रहे हैं कि 8 से 200 जो है ठीक डिविजिबल है, तो इसके बाद वाला टर्म होगा क्या, तो 200 प्लस में 8, जब तो 208 आपका फर्स्ट हो गया टर्म। अब आप 8 से डिवाइड करिए 500 को, तो 500 आप जब करते हो तो 8 6 जा 48, यहाँ पे 2 0, 8 2 जा 16, तो आपका शेष आ रहा है बच्चों 4, यानी कि 500 से 4 अंक यदि हम पीछे जाएंगे तो वो नंबर जो होगा 496 होगा, जो कि 8 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब आपका AP इस तरीके से तैयार हो रहा है। यहाँ पर आप जो है बच्चों ध्यान आप दीजिएगा, आपका AP तैयार हो रहा है, यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक। आप लोग तो ये बात समझ गए कि ऐसे प्रश्नों को शुरुआत कैसे करते हैं, कि इन दोनों संख्याओं के बीच के नंबर्स को हमें पता करना होता है कितने हैं नंबर्स, लेकिन एक आपको सीरीज तो तैयार करना पड़ेगा ना, कि आखिर फर्स्ट वाला नंबर कौन सा है जो 8 से हो रहा है डिविजिबल, उसके बाद वाला कम से कम स्टार्टिंग का 2 से 3 जो नंबर पता कर लीजिए, और लास्ट वाला कौन सा हो रहा है। इससे आपको फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तीनों चीज़ मिल जाएगा, फिर आप आसानी से निकाल सकोगे, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ n, बात समझ रहे हो आप लोग। तो देखिए, तो आपका यह AP तैयार हो रहा है, फर्स्ट 208, जब इसके बाद चलेंगे जो कि 8 से डिविजिबल होगा तो इसमें 8 ऐड करेंगे, 216, फिर 224, ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक हम लोग बढ़े हैं बच्चों, अंतिम हमारा है 496। जहाँ तक क्लियर हो गया, तो इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए ये बात क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपका ये फर्स्ट टर्म हो गया 208, D की बात करेंगे तो D तो सबके बीच का अंतर 8 ही है, और अंतिम टर्म भी हो गया आपका 496। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात कर लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, बहुत इजीली तरीके से मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग प्रोसेस को समझिए, अप्रोच और प्रोसेस, ठीक। क्वेश्चन के पीछे भागना नहीं है, बस क्वेश्चन कंसेप्ट और अप्रोच को आप लोग समझ पाते हो तो आप लोग सक्षम होंगे इसी बेस पर आए हुए अन्य प्रश्नों को भी बनाने में। यहाँ मान लीजिए 200 500 पूछा है, फिर किसी और अगर कोई और क्वेश्चन इस बेस पे आ जाता है, हो सकता है कि वहाँ पर 6 यहाँ दे दिया जाए और कोई और नंबर दे दिया जाए, तो उसमें आप लोग गलत नहीं कर पाओगे। फिर देखिए, तो हमें पता है an इज इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। an आपका क्या है 496, ये 208 हो गया, n पता नहीं है उसको लिख दीजिए, d पता है 8। 496 के पास 208 को आप लोग भेज दीजिए इस तरफ, और यहाँ आपका हो जाएगा, हाँ यदि इस जगह से भी आप 8 को हटाना चाह रहे हो, चूँकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, शायद आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए, तो 208 यहाँ से आप लोग हटाते हो तो यहाँ पर बच्चों कितना आएगा बताइए फटाफट। तो आई होप 288 आना चाहिए, हाँ ठीक है। और अब इस वाले भी 8 को आप यहाँ पर भेज दीजिए डिवाइड में, यहाँ पर आपका n-1 ही रह गया, और करके स्टेप बढ़ाइएगा तो आप लिख सकते हो n-1 इज इक्वल टू, मतलब इस टर्म को इस तरफ, तो n-1 इज इक्वल टू 8 3 24, फिर यहाँ पर कितना बच गया था 4 8 48, 8 6 48, इसलिए n इज इक्वल टू 36 + 1,
तो 37 टर्म्स ऐसे हैं बच्चों इसके बीच में जो कि 8 से डिविजिबल है, यानी 200 और 500 के बीच में 37 टर्म्स ऐसे हैं जो 8 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, इसे नोट डाउन करिए, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है। एक इक्वेशन आपको दिया हुआ इस तरीके से -4 प्लस ब्रैकेट -1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म हमारा x है, यानी कि इस टर्म में हम LHS साइड देख रहे हैं तो, और इसका सम का वैल्यू कितना हो रहा है, ये टोटल ऐसा करने के बाद इक्वेशन का वैल्यू आ रहा है 437, मतलब ये हमारा रिजल्टेंट वैल्यू हो गया, यानी सम इसको आप कह सकते हो। ठीक है, तो हमसे क्या बोला गया है कि इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो इक्वेशन सॉल्व कैसे होगा बच्चों, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं बहुत ध्यान से। क्वेश्चन देखने में तो लग रहा है कि बहुत एक लाइन का है, छोटा क्वेश्चन है, ठीक, छोटा क्वेश्चन ऐसे देखने से लग रहा है, लेकिन इसको आप सॉल्व करिएगा तो इसका फाइनल अपने वैल्यू तक पहुंचने में कुछ स्टेप्स का है ना बात है। आइए देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म जब हम लोग एपी के ये जो थ्रू इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा। फर्स्ट टर्म यानी ए की जगह -4 है बच्चों, ठीक है, और जब आप डी निकालिएगा तो डी आपको मिल रहा है क्या, डी पता है हम लोग कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, इस तरीके से निकलते हैं ना बच्चों। तो देखिए आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, -1 हो गया सेकेंड टर्म, फिर माइनस फर्स्ट टर्म की जगह भी -4 है, डैट मीन्स -1 प्लस में 4 आपको आ गया 3 क्या जो है कॉमन डिफरेंस, यानी डी का वैल्यू आ गया कितना 3। और लास्ट टर्म भी दिया है ए एन भी बच्चों दिया है x एंड एस एन भी दिया है 437। तो आइए जब सम की बात किया गया है तो सम का यहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं फॉर्मूला, मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। यहाँ पे आप लोग नोट डाउन करिए, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई, एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस n, ठीक है, 2a प्लस में n-1 इंटू डी भी होता है इस तरीके से। या फिर एक और हम लोग जानते थे कि जब फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म जब दिया ही हुआ है बच्चों, तो हम लोग इस जगह पर एक और चीज़ जानते हैं, वो क्या होता है, ये बनता था n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस यानी a, और इसी में से a प्लस n-1 इंटू डी बन जाता था क्या, an। तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे, आप चाहो तो इसका भी यूज़ करके बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चूँकि हमने डी तो यहाँ पे निकाल ही दिया है, तो आप इसका भी करके बना सकते हो। लेकिन जब मैं देख रहा हूँ कि फर्स्ट टर्म हमारे पास है और लास्ट टर्म है, तो क्यों ना इसका ही यूज़ किया जाए, और साथ साथ एस एन भी है। बात समझ रहे हो आप लोग। देखिए टाइम सेव करने की कोशिश किया कीजिए, एग्ज़ाम आवर में इंप्रेशन अच्छा पेपर पर डालना है तो टाइम आपके पास होना चाहिए, और सेव करने का स्मार्ट तरीके से काम जो है आप कीजिए, नहीं तो कैलकुलेशन में यदि आप उलझते हो तो आपका टाइम किल होता है सिर्फ। तो देखिए 437 यहाँ पर n/2, n पता है नहीं, इसी n को निकालने का सिलसिला आगे बढ़ेगा कहानी। देखिए कैसे, a के जगह पर -4 और an के जगह पर x, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं, इसको सॉल्व कीजिए इस तरीके से। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या यहाँ पर बच्चों, an के जगह पर हो गया x, ठीक है। तो यहाँ 437 को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 874 आएगा, और इस तरफ क्या आपका बन जाएगा, सॉल्व कीजिए इसको। तो इस तरफ आपका बन जाएगा n/2 नहीं n-4 प्लस में x, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ आप लोग गौर कर रहे हो बच्चों कि यहाँ पर जो है अगर an हम लोग ले रहे हैं x, तो यहाँ पर जो है वेरिएबल 2 हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जा रहा है आपको वेरिएबल 2, जबकि हमें एक ही वेरिएबल को लेकर के चलना है। तो क्या an के जगह x लेके चलना सही होगा, ये भी थोड़ा सा हम लोग सोच लेते हैं। आइए तो जो है इस पर करते हैं सॉल्व।
तो SN 400 डेट इम्प्लाइज दीजिए 437 इज इक्वल टू n बाई 2a होगा ना। तो 2a यदि हम लोग ले रहे हैं तो -8 फिर n -1 और d का वैल्यू 3। हाँ, इस पूरे कैलकुलेशन में एक ही हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, तो इसको लेकर ही हम लोग बढ़ रहे हैं। आइए ठीक है, देखिए इसको इस जगह पर ही रोकेंगे। इसके पीछे कारण क्या है, कैलकुलेशन सेविंग तो बिल्कुल है ही। अगर यहाँ पर एक हमारे पास वेरिएबल दिया होता तो कैलकुलेशन सेविंग है, लेकिन लास्ट में हमें मिल गया 2 वेरिएबल, तो यह वो भी अलग अलग, तो इसलिए इससे जो आगे मिलने वाला इक्वेशन है वो सॉल्व होने में आपको परेशानी होगी। तो इस कारण से यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ भी हो जाएगा 874 इज इक्वल टू n और ब्रैकेट में -8 और यहाँ हम देख पा रहे हैं प्लस में 3n माइनस में 3। ठीक है, तो 874 इज इक्वल टू n, आपका ब्रैकेट में क्या हो जाएगा -11 और प्लस में 3n, डैट मीन्स 874 इज इक्वल टू -11n और प्लस में 3n स्क्वायर, डैट मीन्स 3n स्क्वायर माइनस 11n। इसी तरफ है, इसको भी उस तरफ भेज देंगे हम लोग, तो माइनस में 874 इज इक्वल टू 0। ये आपको मिल गया फाइनली इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन को बच्चों सॉल्व करना है। ठीक है, हम लोग यहाँ से बढ़े हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है बच्चों, आराम से सीखिए, पढ़िए, अपना रिवीजन जारी रखिए। तो देखिए इस तरीके के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए स्प्लिटिंग मेथड लगाते हो ना आप लोग, के बीच वाले टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है कि यहाँ देखिए साइन माइनस है, इस जगह भी माइनस है, यानी प्लस माइनस माइनस होता है, यानी एक टर्म यहाँ पर प्लस और एक टर्म माइनस होगा, तब जाके दोनों का साइन भी मैच करेगा। तो ऐसे स्प्लिट करना है कि उसको जोड़ने या फिर घटाने पर 11n आना चाहिए, तो निश्चित तौर पर घटाने पर ही आएगा चूँकि साइन माइनस है दोनों तरफ, और यहाँ मल्टीप्लाई करने पर वो आपको क्या होना चाहिए, 874 होना चाहिए। तो इसके करीब में हम लोग ढूंढेंगे कोई ऐसे 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 874 आए और उसको सब्ट्रैक्ट करने पर 11 आए। तो ऐसा कोई नंबर है क्या जिसका कि हम लोग यूनिट जो है डिजिट से समझ सकें? ठीक है, सात 42, अगर यहाँ पे 8 लेते हैं तो 24 हो जाएगा। हाँ देखिए, नहीं अभी तो ये हमारे पास 3 भी ना है, यानी 3 से 874 मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो जो आएगा अगर नंबर वो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए। देखिए 4 3 12 की 2 यहाँ कैरी हो जाएगा 1, 7 3 21 और 1, 22 की 2 कैरी हो जाएगा 2, 26 हो जाएगा ये। ठीक है, यानी 2622 आना चाहिए, चूँकि यह टर्म अपने ये आगे वाला n स्क्वायर के कोफिशिएंट से भी तो मल्टीप्लाई होता है ना ये वाला टर्म। ठीक है, तो इसके बाद हमें मिला है 2622 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, और बीच का स्प्लिट करने पे 11 आना चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर आप ढूंढिए जिसका यूनिट जो है डिजिट 2 है और उसको सब्ट्रैक्ट करने पर 11 मिले। मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो? बहुत इस तरीके से बता रहा हूँ मैं कि हर चीज़ों को आप लोग रिलेट कर पाओगे। तो 7 6 42 4 5, तो इसको करिए तो आप लोग जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप पाएंगे 1, 5 में से 4 गया 1, हाँ 11, और इसको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है क्या ये 4। ठीक है, 30 और 28, हाँ बच्चों आ रहा है। ठीक है ना, तो इसको आप लोग बढ़ाइएगा तो आप पाएंगे क्या 3n स्क्वायर माइनस में 57n प्लस में 46n और माइनस में 874 इज इक्वल टू 0। डैट मीन्स यहाँ से आप देख रहे हो कि 3n कॉमन है दोनों में, यहाँ पर n हो जाएगा, यहाँ पे 19 का टेबल 3 बार पढ़ते हो तो 57 आता है। यही चीज़ यहाँ भी होगा, ब्रैकेट में n माइनस 19 सेम होता है। अब यहाँ पर कॉमन ऐसे कॉमन 46 आ जाएगा। ठीक है, आपको फाइनली मिला क्या n माइनस 19 और 3n प्लस में 46 इज इक्वल टू 0। तो इस टर्म को आगे की ओर इधर बढ़ाइए तो आप देखेंगे कि n माइनस 19 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो n माइनस 19 आता है,
एंड जब आप इसको सॉल्व करिएगा 3n + 46 = 0 को, तो आपको n = -46 डिवाइडेड बाई 3 मिलेगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर हम बताते हैं उसका टर्म्स का नंबर बताएंगे तो वो तो नेगेटिव में तो नहीं ना आएगा बच्चों। तो n = 19 यानी 19 टर्म्स ऐसे इसके बीच में हैं जिसको सॉल्व किया गया n का वैल्यू, तो आपको मिलता है यह चीज़। ठीक है, तो यह आपका रहा इससे प्राप्त होने वाली जो इक्वेशन के वैल्यू n का वैल्यू 15 मिला। अब आप इसी जगह पर आपको 19 मिला, इसी जगह पर 19 आप रख के इसको सॉल्व करिएगा जब, तो आपका जो है इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा और x का वैल्यू भी a जो 19 = x है ना, इसको सॉल्व करिएगा तो आपको इसका वैल्यू भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई बच्चों हम लोग देखते हैं आगे का प्रश्न। देखिए ये CBSE 2020 में CBSE 2020 के एग्ज़ाम में जो है पूछा गया ये प्रश्न था कि इसमें वैल्यू ऑफ p पूछा गया, यानी कि एक सीरीज़ दिया गया कंसेक्यूटिव टर्म्स यानी क्रमागत। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है क्रमागत, यानी क्रम से आने वाले एक के बाद एक लगातार। तो देखिए यह आपको टर्म दिया गया है 2p + में 1, ये पहला, फिर 10, फिर दूसरा 5p + में 5, ये 3 टर्म्स दिए गए हैं कंसेक्यूटिव। और हमसे पूछा गया है कि इसके लिए p का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए सबसे पहला हमारा काम होता है कि यह 3 यदि दिया गया है, ठीक है, टर्म्स ऑफ एन AP, यानी कि यह AP में भी टर्म्स है, तो हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं क्या। देखिए हमारे लिए यह टर्म हो गया क्या, फर्स्ट टर्म, ये टर्म हो गया सेकेंड टर्म, और ये टर्म हो गया थर्ड टर्म। तो वी कैन राइट हियर, हमें पता है कि d बराबर होता है क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और वही d इसके भी बराबर होगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। इसका मतलब वी कैन राइट हियर, हम लोग लिख सकते हैं क्या, 10 माइनस में, यानी ये इसका जो आपका सेकेंड टर्म है, 10 माइनस में फर्स्ट टर्म क्या है 2p + में 1, इस तरीके से ब्रैकेट देकर करेंगे, ब्रैकेट खुलेगा फिर आगे तो साइन भी चेंज होगा। देखिए कैसे, a3 5p + में 5 माइनस में a2 10, फिर आगे बढ़ाइएगा 10 माइनस में 2p माइनस प्लस माइनस 1 = यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो 5p और माइनस में 5, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो फिर आगे बढ़ाइए स्टेप को, 10 में से बन गया 9 माइनस में 2p = 5p माइनस में 5। अब क्या करेंगे, ऐसे स्थिति में p वाले टर्म को एक तरफ कर लीजिए, बाकी जो कांस्टेंट टर्म है उसको उस तरफ कीजिए। तो -2p के पास आ सकता है क्या, आ सकता है कि आएगा ही बिल्कुल, -5p आ जाएगा, 5p इधर माइनस के फॉर्म में, ये -5 के पास चला जाएगा 9 माइनस के फॉर्म में। तो आगे देखिए ये आपका टर्म हो जाएगा -7p = -14, डैट मीन्स p = -14 डिवाइडेड बाई -7 2, यानी 2 जो हो गया इस p का वैल्यू हो गया। यहाँ आप पुट करके इसको चेक भी कर सकते हो, जब आप पुट करिएगा तो आपको 3 AP का सीरीज़ मिलेगा, आप पाओगे कि वो क्रमागत है, कंसेक्यूटिव फॉर्म में है। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही, इसी जगह पर सेशन को लास्ट करेंगे। यह आपका पार्ट 1 था, यानी अभी हमने जो देखा AP के अंतर्गत पार्ट 1 पार्ट को हमने देखा। इसके बाद AP पर मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा। तब तक आप इन प्रश्नों को रिवाइज कीजिए, अच्छे से अपना तैयारी कीजिए। बाकी कुछ भी संकट, बाधा, परेशानी, दुविधा, दिक्कत है ना, डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।